अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उस्मान अफजल में वेलकम करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है न्यू बॉर्न काफ मैनेजमेंट। आपके फार्म पे या अपने घर में थोड़े जानवर रखे हुए हैं, एक काफ पैदा होता है तो आप उसकी क्या क्या मैनेजमेंटल प्रोटोकॉल हैं। सबसे पहले तो अगर आप वेटनेरियन हैं या आप वैसे असिस्ट कर रहे हैं पार्चुरेशन को, तो उसमें ये होता है कि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में आपकी डैम है तो आपने उसको बेबी को होल्ड करना है ताकि वो नीचे नहीं गिरे, ताकि उसके कोई इंजरी ना हो। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपने सफ़ेद टावल या कपड़ा ले लेना है, वो ज़मीन पे बिछा लेना है, ताकि जो माइक्रोब्स हैं क्लस्ट्रीडियम फार्म्स पे बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये नेवल से आपके इंटर ना हो सके, ये होता है। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है, वो पहला जो टास्क होता है वो होता है रेस्पिरेशन को बहाल करना। बिकॉज ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, इसमें सक्रीशन होती हैं, कचरा होता है, ठीक है, उसको निकालना होता है ताकि वो बच्चा जो है ना वो सही से सांस ले सके। उसके लिए 2-3 प्रोसीजर जो है ना वो मेनली यूज़ किए जाते हैं। एक तो ये है कि आप मैनुअली उसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से दबा सकते हैं थोड़ा, ठीक है, इससे भी वो बाहर निकाल देता है सक्रीशन से। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि उसको थोड़ा उल्टा कर सकते हैं बेबी को पकड़ के, ठीक है, उसका हेड टुवर्ड्स ग्राउंड हो, तो वो उससे ग्रेविटी के इफेक्ट से भी जो वो सक्रीशन है ना वो बाहर आ जाती हैं, या उसके पेट को बेली को रब कर सकती हैं, उसका जो विगर जो है ना वो उसको मेंटेन करने के लिए। तीसरा काम वो जो कर सकते हैं कि कोई स्ट्रॉ या तीला वगैरह लेके आप उसके नाक में सेंसिटिव पार्ट में मारेंगे, तो वो उससे भी वो सक्रीशन जो है ना वो ऊज आउट होने में हेल्प होगी। रेस्पिरेशन मेंटेन करने के बाद फिर दूसरा होता है उसकी क्लीनिंग में ये है कि आप सबसे पहले डैम को फ्री कर दें। डैम फ्री होगी तो डैम वो बेबी को लिक करेगी, वो सारी उसकी कंप्लीट बॉडी की जो है ना वो टंग से उसकी सारी सफाई कर देगी, ठीक है, और जो बाकी सफाई बच जाएगी वो आप उसके साथ है वो फ्रेश टावल लेके, क्लीन टावल लेके उसके साथ उसकी कंप्लीट बॉडी जो है ना वो साफ़ कर सकते हैं। फिर इसमें ये आता है कि नेवल जो है वो डिसइंफेक्ट करना होता है। उसके लिए आप आयोडीन यूज़ कर सकते हैं, या उसके लिए आप मोस्टली फार्म्स पे टीट डिप जो है जो यूज़ किया जाता है वो सोल्यूशन भी यूज़ कर लिया जाता है। उसके बाद मेन आपका कंसर्न होता है इम्यूनिटी बूस्ट। तो उसमें क्लास्ट्रम फीडिंग है सबसे पहला इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। क्लास्ट्रम जो है ना वो आपने तकरीबन 2 दफ़ा पहला क्लास्ट्रम जो है फीड करवाना है वो 1 घंटे के अंदर अंदर करवाना होता है, और दूसरा उससे 6 घंटे बाद करवाना होता है। बॉडी वेट का तकरीबन 10% जो होता है ना वो क्लास्ट्रम जो है ना वो फीड करवाना होता है। तो क्लास्ट्रम का भी ये है कि इसको क्वालिटी जो है ना वो भी चेक हो जाती है कि ये जो किस क्वालिटी का, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं IgG, तो उनका एक क्लास्ट्रम मीटर मिलता है 65, उसकी रीडिंग 55-65, ये बहुत अच्छी होती हैं, और ये 50 से बिलो जो है ना क्लास्ट्रम मीटर तो वो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इतना वो इफेक्टिव नहीं होता है। उसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दूसरा जो काम कर सकते हैं वो AD3 लगाते हैं 3 ml। लेकिन हमारे यहाँ पे UAE में हम लोग एक और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेस्ट होता है, ये आप देख सकते हैं, ये पेस्ट होता है ये 30 ग्राम का। इसमें ना ये एग ड्राइव जो है ना वो पैथोजेंस की एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिसमें E. coli है, रोटा वायरस है, ये पैथोजेंस के हाईली स्पेसिफिक स्ट्रेन्स होते हैं। ये उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो 6-7 के ख़िलाफ़ जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जो बच्चों में ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा AD3 होते हैं इसमें, और B कम्प्लेक्स होता है टू सम एलिमेंट। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये 2 काम कर सकते हैं, ये तो क्लास्ट्रम फीडिंग है, और दूसरा AD3 हम यूज़ कर सकते हैं, या ये पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये हम 5 से 10 ग्राम जो है ना वो देते हैं
और डेली देते हैं 2-3 दिन। 30 ग्राम की होती है, तो ये हम सम टाइम हाफ भी फीड करवा देते हैं उसको। ये पेस्ट होती है, वो मुंह में रखते हैं तो वो आसानी से निगल लेता है। इसके अलावा जो एक मैनेजमेंट होती है कि उसका वेट लाजमी करना है। वेट करने से आपको काफ़ी सारे इंडिकेटर मिलते हैं कि उसका अगर अंडर वेट है तो प्री मेच्योर बर्थ है तो मोस्टली केसेस में अंडर वेट ही होता है। 30 जो है ना वो होस्टिन फ्रीजियन में 30 किलो का या 28 का या 26 का, ठीक है। 35 से लेके 40, 42, 43 यहाँ तक क्वाइट नॉर्मल होता है उसका ये केजी में। उसके बाद वो है ना बिग हेड बेबीज़ और प्रॉब्लम वाले शुरू हो जाते हैं। तो बर्थ वेट लेने से दूसरा इंडिकेटर भी आपको मिलता है कि आपने वीडिंग जो है ना वो किस वेट पे करवानी है। मोस्टली ये रूल यूज़ किया जाता है कि जब आपका वेट डबल हो जाएगा ना आपके काफ का, तो आप उसकी वीनिंग जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का ख्याल मेरे रात एक काफ पैदा हुआ था फार्म पे, तो प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन को असिस्ट किया था। तो उसके बाद वीडियो जो बनाई थी, तो वो आप वीडियो भी मौजूद है, उसको भी देखें काइंडली। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।